नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सीहोर में 29 से 31 मई तक देवी लोक महोत्सव का आयोजन। महोत्सव को लेकर सीएम आवास पर हुई समीक्षा बैठक और बैठक में महोत्सव को लेकर दिए गए कई निर्देश। माकड़ी में गौठानों से बदली वहीं ग्रामीणों की तस्वीरें। गौठानों से ग्रामीणों में आय की नई व्यवस्था और गौठानों में के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। बंधाना में ब्लॉक स्तरीय आयुष मेले का आयोजन। सरपंच नीमू मुकेश ने किया मेले का शुभारंभ। मौके पर तमाम वरिष्ठ जन रहे मौजूद। धमतरी में नई धमरा अवैध रेत खनन कार्य। अधिकारियों के मिलीभगत। खनिज विभाग पर उठ रहे कई सवाल। कवर्धा में भीषण गर्मी में बिजली गुल बनी मुसीबत और बिजली कटौती से आमजन परेशान। विद्युत विभाग के चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में झीरम घाटी हत्याकांड को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और इस घटना को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया और सीएम ने कहा है कि उन्होंने झीरम कांड की 10वीं बरसी पर बीजेपी से 2 सवाल पूछे थे और इस पर बीजेपी के किसी नेता का जवाब नहीं आया है। अब उन्होंने 2 और सवाल पूछे और सीएम ने बीजेपी से पूछा है कि गणपति ने सरेंडर कहाँ किया, उसका नाम क्या है और पुनर्वास नीति का लाभ दिया या नहीं। इन सवालों के पूछने के बाद सीएम ने कहा है कि बीजेपी अब इसका जवाब दे। गणपति और रमन्ना की संपत्ति कुर्क की गई तो उसे एफआईआर से उसका नाम बाहर क्यों किया गया था? भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का बयान नहीं आया इसमें। अब मेरा दूसरा सवाल है, गुड़सा और सेंडी उस समय आत्मसमर्पण किया था। एनआईए कोर्ट ने आदेश किया था तो उसका बयान लिया जाए, क्यों नहीं लिया एनआईए ने? किसके दबाव में एनआईए है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसका बयान दर्ज नहीं किया गया, बयान नहीं लिया गया। दूसरी बात, गणपति और गुड़सा और सेंडी दोनों नक्सलियों के पोस्ट है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। क्या गणपति ने सरेंडर किया है? उस व्यक्ति का नाम क्या है? और यदि सरेंडर किया है तो क्या, कहाँ किया है? और उसे नक्सल नीति के तहत क्या उसे बेनिफिट दिया गया है या नहीं दिया गया? बुरहानपुर में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा मंच से अल्पसंख्यक नेता और पार्षद अजहर उल हक अब्रार को सार्वजनिक रूप से अपमान करने का मामला सामने आया है, जिसकी गूंज बुरहानपुर से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में जमकर गूंज रहा है। दिग्विजय सिंह ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर अल्पसंख्यक नेता अब्रार को सबके सामने मंच से उतारने को कह डाला था और नाराज होकर अब्रार ने इसे अल्पसंख्यकों की बेइज्जती बताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और जिसके बाद बीजेपी के अल्पसंख्यक इकाई ने अब्रार पर हमदर्दी जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह उपयोग करती है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को कोई सम्मान नहीं देती है और बीजेपी अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्षद और अल्पसंख्यक नेता अब्रार को बीजेपी में आने की पेशकश की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजहर उल हक अब्रार साहब के पक्ष में खुलकर आ गए हैं और वहीं कांग्रेस भी अब अपनी पार्टी को बचाने में लगी है। क्रियाकल्प भाजपा की कथनी करनी ये जग जाहिर है कि वो सिर्फ दोनों समाजों में दरार डाल के पॉलिटिक्स करना चाहती है। कौन सांप्रदायिक है, कौन किसका उपयोग करता है, ये जनता को सब पता है। और रही बात कल के प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल जो है वो जो सम्माननीय दिग्विजय सिंह जी जिले में जा रहे हैं और जहाँ सबके साथ सम्मेलन हो रहा है, तो प्रोटोकॉल फिक्स है, तो उस प्रोटोकॉल का पालन ही हुआ है और ऐसा कुछ घटना नहीं घटी है जितना भाजपा
इस पर बात कर रही है। भाजपा अपने गिरेबान में जाके, कांग्रेस पार्टी हर धर्म का, हर समाज का शुरू से ही सम्मान करती रही है और सम्मान करती रहेगी। क्या नाराजगी है उस कार्यकर्ता को कहना है, उसको समझाइश दी जा रही, क्या है? नहीं, उनको समझा दिया गया कि ये प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का पालन सबको करना है। देखिए आप, मीटिंग के अंदर पूरी महिला हमारी जो नेत्री हैं सबको मंच पर बैठाया और सब नीचे बैठे, स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी नीचे बैठे। ये मंच से उतारने का जो विषय है वो इस बात को इंगित करता है कि मुसलमानों को आज समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में उनका स्थान जो है सम्मानी मंच पर नहीं है, उनका स्थान दरिया उठाने के लिए और दरियों पर बैठने के लिए है। और ये जो कोई पहला विषय नहीं है कि इनको अपमानित किया गया है। इसके पहले नूरी खान है, उसके पहले जब सिंधिया आए थे तो फरीद काजी जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी भी इसी तरीके से बेइज्जती हुई थी। और ये बेइज्जती तो व्यक्तिगत बेइज्जती है। सबसे बड़ी बेइज्जती तो इस बात की है कि आपको बुरहानपुर ज़िले में 25 साल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के बाद में आपको एक जिला अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, तो आप ये 25 साल से मुसलमानों की बेइज्जती करते आ रहे हो। कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, इवेंट होता है, आपको प्रभारी निर्दलीय जो है वो विधायक आपको प्रभारी मिलता है, कोई मुसलमान आपको प्रभारी नहीं मिलता। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? मामला यह है कि वर्तमान ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूं मैं। बुरहानपुर शहर के अंदर बहुसंख्यक के बाद में अल्पसंख्यकों की गिनती होती है। ये पूरे अल्पसंख्यक समुदाय का बेइज्जती है जो उन्होंने मुझे मंच पे से उतारा और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष को बाहर जाने के लिए कहा। मंच के ऊपर जब मंच लगाया 1,60,000 अल्पसंख्यकों को नगर निगम के अंदर भी और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अल्पसंख्यक लोग पेट भर के वोट देते हैं। उसके बाद में अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष के लिए वहां अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। इसलिए आपको नीचे गया। उमरिया जिले में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए लोगों को ला रही बस जो बाइक सवार को बचाने के प्रयास में दुर्घटना का शिकार हुई और जिसमें मृत लोगों के परिवार को 10 से 10 लाख सहायता राशि और परिवार में योग्यता के अनुसार नौकरी के साथ साथ गंभीर चोटिल व्यक्तियों को 50,000 और दुर्घटना में अन्य घायलों को 10,000 रुपये देने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंच से की और जिसको जिला प्रशासन की तत्परता से केवल 1 दिन में पूरा कर लिया गया और दुर्घटना में शिकार लोगों के परिजनों के खाते में नेफ्ट के माध्यम से इस राशि को हस्तांतरित कर दिया गया और इसकी जानकारी अस्पताल में घायलों को हाल देखने पहुंचे उमरिया कलेक्टर केडी त्रिपाठी ने दी है। 24 तारीख की जो दुखद घटना हुई थी उसमें 3 व्यक्ति मौके पर दुखद मृत्यु हुई थी और एक की इलाज के लिए जबलपुर ले जाने के दौरान हुई थी और उसमें 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे और 12 यात्री को मामूली चोट आई थी। उस घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको सहायता राशि की घोषणा की थी, जिसमें मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 रुपये और मामूली चोट वाले व्यक्तियों को 10,000 और सभी के निःशुल्क इलाज की घोषणा। सोनकच्छ के विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का धर्म को लेकर बयान वायरल हो रहा है और सज्जन वर्मा ने अपने बयान में कहा है कि धार्मिक आयोजनों में धर्म की दुकानें खुल गई है और उन्होंने नाम लेते हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कुबेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधा है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी जानकारी पूर्ण तरीके से नहीं आई है, लेकिन यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जी की बात करूंगा, धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। आपत्तिजनक एक बयान। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि सज्जन वर्मा जी को कोई गंभीरता में नहीं लेता है। वो ऐसे मुजोर नेता हैं जो निरंतर किसी भी संत के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने में गुरेज नहीं करते हैं और मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सज्जन वर्मा जी, संतों के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी जो आप कर रहे हो वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि संत हमारे आराध्य हैं। संत समाज को दिशा देने का काम करते हैं। संत समाज हिंदू संस्कृति की धरोहर को नई पीढ़ी को प्रदान करने का काम करते हैं और सज्जन वर्मा जी जिस प्रकार से आप
हिंदू संस्कृति पर आघात कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति पे आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये आपके लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास कार्यालय समत्व भवन में देवी लोक महोत्सव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि आगामी 29 से 31 मई तक माता विंध्यवासिनी विजासन देवी धाम महोत्सव आयोजित होने वाले हैं और इसी को लेकर श्री देवी लोक महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर सांसद रमाकांत भार्गव, पूर्व मंत्री और सिलवानी विधायक रामपाल सिंह, संभाग कमिश्नर जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह समेत प्रमुख जिलाधिकारी मौजूद रहे। विकासखंड माकड़ी के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में संचालित हो रहे गौठानों से ग्रामीणों में आय की नई व्यवस्था हो रही है। विकासखंड माकड़ी के ग्राम पंचायत ओंदरी कांटा गांव तरंगा वहीं बोलेंड सहित अन्य गौठानों में समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर होकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित कर रही हैं। ग्राम पंचायत ओंदरी के गौठान में डेयरी और बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी उत्पादन, वर्मी खाद निर्माण के साथ साथ गोबर विक्रय कर अतिरिक्त आय महिलाएं अर्जित कर रही हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शासन की मंशा के अनुरूप गौठानों से आय के नए साधन उपलब्ध हो रहे हैं। मेरा नाम रजुल अमर काम, मैं स्व सहायता लक्ष्मी समूह में जुड़ी हुई हूँ और वर्मी कंपोस्ट खाद हम लोग बनाते हैं। 557 कुंटल बिक्री किए हैं और हम लोग को पैसा मिला है 66,664। 10 सदस्य इसमें से काम करते हैं। दसों दीदी टाइम निकाल के आते हैं, समय समय पर काम करते हैं और बेनिफिट काम करते हैं और फायदा मिलता है। और हम लोग समय निकाल के थोड़े देर आते हैं और अनेक प्रकार के काम करने में इच्छुक होते हैं। पंधाना तहसील के ग्राम बोरगांव में बुजुर्ग में ब्लॉक स्तरीय आयुष मेले का आयोजन किया गया और जिसका शुभारंभ बोरगांव सरपंच नींबू मुकेश मोरे और उप सरपंच दीपाली श्याम गंगारे ने किया और आयुष मेले में ब्लड शुगर वीपी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार करने के लिए मरीज पहुंचे थे और उनका निःशुल्क परामर्श दिया गया और साथ ही निःशुल्क औषधि प्रदान की गई। बोरगांव पीएचसी पर पदस्थ आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष द्विवेदी ने बताया कि आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक तीनों पद्धति से मरीजों का उपचार किया गया है। मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुष विभाग का स्वास्थ्य शिविर है जो ब्लॉक स्तरीय है और इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी तीनों पैथी से रोग की जांच कर और उपचार किया जा रहा है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर के और बीपी की भी जांच की जा रही है, साथ ही साथ उसकी औषधि भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर पादपों की जानकारी दी जा रही है जो औषधीय पौधे वितरित भी किए जा रहे हैं। साथ में आयुष क्योर ऐप की जानकारी यहाँ पर कैंप के माध्यम से प्रदान की गई जिसमें प्रति व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड कर अपने घर बैठे आयुष के जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे अपने रोगों के बारे संबंध में धमतरी में नियम विरुद्ध संचालित रेत खदानों में कार्रवाई के बजाय अधिकारी गोलमाल वही जवाब देते नजर आ रहे हैं और जिले में समयावधि समाप्त होने के बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत से रेत खनन का कार्य संचालित है और जिससे खनिज विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर खरगोन से है जहां खंडवा बड़ौदा मार्ग पर टेमरानी गांव के पास एक ट्रैक्टर कंपनी के सेल्स मैनेजर के साथ दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर मास्क पहने 4 बाइक सवारों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने सेल्समैन नितिन वर्मा के साथ मारपीट भी की और वारदात में घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नितिन वर्मा मोरवा गांव के वहीं पेमेंट लेकर बाइक से मैकेनिक के
साथ वापस खरगोन लौट रहे थे और एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि सेल्समैन की शिकायत पर वहीं गोगवा थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और नाकाबंदी कर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हादसा हो गया था चोरी मार कुट का। पेमेंट लेके आ रहा था मैं, तो वो अपना गुंडों ने हलमा कर दिया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं मोरवा गया था पेमेंट लेने, वहाँ से निकल रहा था कमोदवाड़ा। तो ये कमोदवाड़ा वहाँ पे खड़े थे, तो वहाँ से निकला तो फिर वो बमनाला में मैंने नाश्ता वगैरह करा मैकेनिक और मैंने। फिर बमनाला के पार अपना गन्ने की दुकान के पास ही खड़े थे। उनको ऐसे ही खड़े होंगे, तो मैकेनिक को मैंने बोला, उनको यार ये अपने पीछे आ रहा है। बोले कहीं नहीं, ऐसा ही अपन को लग रहा है। तो टेमन ने अपन क्रॉस हुए, उसके बाद इनने गाड़ी को लात मारी, बोले गाड़ी रोक। तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैंने गाड़ी जान दी, फिर इन्हें लात मारी गाड़ी को, तो नीचे खाई में गिर गया। फिर इसके बाद एक डंडा था लकड़ी का, तो उनने सिर में मारा और नीचे पटक दिया। तो कितने लोग थे? 4 जन थे वो। कितने रुपए की राशि थी? 1 बजे की बात है ये। कितना पेमेंट? कितना? 2 लाख रुपए था। 2 लाख रुपए था आपके? बिल्कुल। तो काय का था ये पेमेंट? ये ट्रैक्टर का पेमेंट था। आज अभी गोगावा थाने में रिपोर्ट हुई है। इसमें जो फरियादी है ये किसी अपने ग्राहक से 2 लाख रुपए कैश लेके आए थे। कैश लेके आने के दौरान ही इनकी गाड़ी को रोक के छीना झपटी हुई, कुछ मारपीट भी हुई है। 2 मोटरसाइकिल पर लोग थे। इनके द्वारा बताया गया कि 2 लाख रुपए कैश इनके पास था, उसको छीन के ले गए हैं। एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पे पूरी घटना को वेरीफाई कर रहे हैं। सारे तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हुई क्या घटना हुई है। सर, आरोपी की मारपीट भी की गई है, वो अस्पताल, जिला अस्पताल भर्ती भी है। हाँ, मारपीट हुई है। 2 मोटरसाइकिल चालकों ने इनकी मोटरसाइकिल को रोक के, वो झगड़ा हुआ है और झगड़े के दौरान मारपीट भी हुई है। इसके बाद इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 2 लाख रुपए छीन के ले गए हैं। मास्क पहने थे तो अभी सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं, सारे अधिकारी मौके पे ही हैं। तो पूरी चीज़ जब क्लियर हो जाएगी इसके बाद ही बता पाना संभव हुआ। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में इस भीषण गर्मी के मौसम में लगातार शहर में हो रही बिजली कटौती से शहर की जनता परेशान है। वहीं लगातार हो रही औसत वहीं अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवनीत अग्रवाल के नेतृत्व में विद्युत विभाग के दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घर में बिजली नहीं होती है, इसलिए जब तक संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस समस्या को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक वह दफ्तर के सामने ही आराम करेंगे। वहीं विद्युत विभाग के ईई ने वहीं प्रदर्शनकारियों को लिखित में 30 मई तक सभी मेंटेनेंस कार्य पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन दिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले आज विद्युत विभाग का घेराव किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का समय चल रहा है, लेकिन इनके विभाग के द्वारा जब आम इंसान दोपहर के आराम करने आता है या रात के सोने आता है, उस समय लोग बिजली बंद कर देते हैं। ना ही कोई उचित कारण रहता है, ना ही लोग कोई सूचना देते हैं। इससे पूरे आम जनता परेशान है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोन करने पर इनका फ़ोन बंद आता है और फ़ोन बंद, कभी फ़ोन चालू रहा इनका तो कॉल रिसीव नहीं करते, और कॉल धोखेदार के साथ रिसीव कर लिए तो उनका ये एक्सक्यूज़ हमेशा तैयार रहता है। ये सब समस्या बनी हुई है जिससे आम जनता परेशान है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम से आती है, लेकिन वो राशि कहाँ जाती है पता नहीं चलता। लेकिन बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। एक्चुअली में क्या है कि अभी बरसात को देखते हुए हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। तो जो मेंटेनेंस हम जो है पूरे सप्लाई पूरा नहीं बंद करते हैं, हम पार्ट में करते हैं। तो जहाँ पे भी हम मेंटेनेंस करते हैं उसकी सूचना हम मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से कर देते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो है इतनी गर्मी में जो मेंटेनेंस जो करने से जो है उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारा मेंटेनेंस लगभग कंप्लीट हो गया है। इसी दौरान अभी जो पिछले विगत कुछ महीनों में हमने डोंगरगढ़ और अछोली में जो पावर ट्रांसफार्मर लगे थे उसका भी हमने भार वृद्धि किया है, ताकि भविष्य में जो लोड की समस्या जो डोंगरगढ़ में बनी थी वो ना रहे। इसके अलावा अभी हम डोंगरगढ़ प्रॉपर में भी कुछ जो ट्रांसफार्मर है उसकी भी क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। तो वो जो क्षमता वृद्धि करते हैं तो हम चालू लाइन में उसको नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जगह जो है सप्लाई बंद की जाती है। तो उसको हमने बताया है कि अब वो हमारा लगभग कंप्लीशन में है, तो अब इस तरह का कुछ जो है
कवर्धा में भी बिजली की समस्या लगातार अपने कंज्यूमरों को रुलाने में लगी हुई है। भीषण गर्मी के महीने में भी बिजली बंद होना और घंटों तक वापस न आना जनता की परेशानियों को बढ़ा रहा है। इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर जनता ने विद्युत विभाग के चेयरमैन के नाम ज्ञापन सौंपी है और कांग्रेस के युवा नेता रवि चंद्रवंशी ने बताया कि बिजली विभाग ने अपने ग्राहकों से पैसा तो पूरा लेती है पर बिजली सुविधा के नाम पर फिसड्डी साबित हो रही है और जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है और भीषण गर्मी में बिजली कटौती से शहर की जनता परेशान है। और आपको बता दें कि जिसे लेकर ज्ञापन सौंपकर जल्द ही बिजली की कमियों को दूर करने की भी मांग की गई है। बिजली बिल हाफ की बात करने वाली सरकार आज की डेट में पूरा बिजली हाफ कर दिया है। लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि किसानों को और आम जनता को बिजली का दर कम किया जाएगा, हाफ किया जाएगा, लेकिन यहाँ बिजली ही बंद कर दिया गया है। खासकर कवर्धा जिले में मेंटेनेंस के नाम पे 2-2, 3-3 दिन तक बिजली बंद किया जाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जितने तार हैं वो हाथ में छुआ जा सकता है। बिजली विभाग उदासीन है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज डोमसरा गांव की अगर बात की जाए तो डोमसरा गांव में कई दिनों तक लाइट बंद रहता है, 2-2, 3-3 घंटा लाइट बंद रहता है, जबकि सब स्टेशन मेन स्टेशन यहीं पे है। अगर 2 दिन के अंदर डोमसरा का लाइट ठीक नहीं किया जाता है तो आगे 2 दिन बाद। धमतरी जिले में वहीं चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से आम जनजीवन बेहाल है। सुबह से ही सूरज की तपिश शुरू हो जाती है और दोपहर में तो ऐसा लगता है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो और ऊपर से गर्म हवाओं लोगों का शरीर झुलसा रहा है और भीषण गर्मी के कारण बच्चों में डायरिया और बुखार जैसी बीमारियां भी बढ़ रही है। 46 तक है। 46 में तो क्या है, आदमी अपना काम वाम के लेके बहुत सारे परेशानियों कुछ अपना काम लेके निकलना तो पड़ता है, लेकिन मैं आम लोगों से यही अपना बात रखना चाहता हूँ कि गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी बढ़ गई है ना तो ठंडा पानी, मट्टी का पानी, ग्लव्स अपने हाथ में बांधे, स्कार्फ है, गॉगल है, ये सब चीज़ का उपयोग करें और गर्मियों में खाने पीने की जो अच्छी सामग्री है जो ठंडा करे, शरीर को ठंडा रखे, वो सामग्री सेवन करें। सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि सब लोग अपना चेहरा वगैरह पूरा कवर करके ही निकले और जहाँ तक हो सके चश्मा वश्मा लगा के ही निकलना चाहिए क्योंकि आँख बहुत जलन कर रहा है बाहर जाने से। तो और अपने साथ पानी वानी बॉटल हमेशा रखना ही चाहिए ये गर्मी में। बाकी दिन की अपेक्षा जैसे आप देखेंगे धूप को लेके आप क्या बोलेंगे, टेम्परेचर को लेके क्या बोलेंगे? आज तो बहुत ज़्यादा धूप है बाकी दिन की अपेक्षा और चिलचिलाहट भी आज ज़्यादा है। परिवार चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है और धूप, जब परिवार चलाने की बात आती है तो ना धूप का एहसास होता है ना पानी का एहसास होता है, आदमी अपने काम की ओर निकल पड़ता है। उसी काम को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। अभी जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो बॉडी का सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं पर्स्पिरेशन, मतलब ये पसीना आना और पसीना से इवैपोरेशन होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो जब 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान होने से हमारे को डिहाइड्रेशन होने लगता है, प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो ऐसा है कि फर्स्ट स्टेज बोलते हैं प्रीकी हीट। प्रीकी हीट माने ये है कि सिंपली हम उसको चालू भाषा में बोलते हैं कि घमौरियाँ चालू हो जाती हैं और जो छोटी छोटी रहती हैं और उसमें बाद में खुजलाहट भी होने लगती है और हमें ईचिंग और परेशानियाँ होने लगती, बेचैनी होने लगती है। दूसरी जो स्टेज है जब टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हम यदि उस समय यदि हम काम करते हैं या एक्सर्शन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ फ्लूइड होने लगता है। लॉस ऑफ फ्लूइड के लिए लॉट्स ऑफ सोडियम और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम के लिए ग्लूकोज रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस तरह से बॉडी का डिहाइड्रेशन, पानी लॉस होने से बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन होने से जो उसकी जो सेकंड स्टेज है उसको बोलते हैं हीट एक्सॉस्ट। रायपुर में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक नाइजीरियन गैंग को साइबर क्राइम के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया है कि ये गैंग अपना भारतीय नाम रखकर अपने आप को स्टॉक लैंड का बताकर वही मैट्रिमोनियल ऐप पर लड़की से दोस्ती करके उसे अपनी बातों में फंसाया और गिफ्ट भेजने के नाम पर लड़की से 13.5 लाख रुपए ले लिया। और पुलिस ने बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी फॉरेन कंट्री का है।
सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड करने वाले एक नाइजीरियन गैंग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ये गैंग मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना करके एक इंडियन नेम से अपने आप को स्कॉटलैंड में रहना हुआ बता करके रायपुर की एक विक्टिम से मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से कांटेक्ट किया। उसके पश्चात व्हाट्सएप चैट के माध्यम से उससे लगातार संपर्क में आया और अपनी बातों से लड़की को अट्रैक्ट किया और बाद में एक पार्सल भेजने के नाम से कि एक गिफ्ट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ, ऐसा उसने प्रार्थिया को बताया। और फिर कस्टम के नाम से एक फ़ेक कॉल लड़की को आता है जो कुछ पेनल्टी जमा कराने के लिए, कुछ फ़ीस जमा कराने के लिए, ऐसा करके अलग अलग करके 13.5 लाख रुपए की रकम फ्रॉडस्टर ने विक्टिम से जमा कराई। और जब विक्टिम को एहसास हुआ, विक्टिम ने पुलिस में रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने पर चूँकि एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है नाइजीरियन गैंग का, पुलिस ने इस पर केस दर्ज करके पतासाजी करके दिल्ली से इन 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 2 आरोपी नाइजीरिया के और 1 आरोपी बेनिन कंट्री का है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बहुत सारी ATMs, मोबाइल फ़ोन्स। कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों पर पुलिस बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस 2 कारों में पंडरिया से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे कार सवारों को रुकवाई और वहीं कार सवार पुलिस की गाड़ी देख अपना रफ्तार तेज कर दिया और जिसके संदेह पर पुलिस अमले ने बैरिकेड लगाकर चेकिंग अभियान तेज कर दिया और वहीं एक कार में सवार 2 लोगों ने चकमा देकर मध्य प्रदेश सीमा पहुंच चुके थे, जिसे संपर्क साधते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में आरोपी अन्य राज्य का होना बताता है और जिसके पास से 19 लाख रुपए का गांजा साथ ही 2 कार 30 लाख रुपए का सामान जब्त वहीं न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।